हेलो क्लास 12। आज हम शुरू करेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम बुक। और यहाँ इसी बुक से हमने क्लास 11 में भी पढ़ाई की थी। क्लास 11 का पाठ्यक्रम भी हमने यहाँ से किया था और अब हम यहाँ से क्लास 12 का पाठ्यक्रम शुरू करेंगे, जो हमारा तीसरा पाठ है, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे, हम जनसंचार माध्यमों को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 11 क्लास में जनसंचार क्या है और संचार क्या है, इनके बारे में हमने विस्तार से जाना था। अब हम इनके माध्यमों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो हम यहाँ जो जनसंचार माध्यमों के बारे में पढ़ने वाले हैं, मुख्य रूप से 4 हैं: प्रिंट, टीवी, रेडियो, इंटरनेट। तो ये 4 जो माध्यम हैं, इन चारों के लेखन का जो तरीका है उन्हें जानेंगे सबसे पहले। तो लेखन का तरीका हम जानते हैं कि इन चारों माध्यमों का अलग अलग होगा। कभी हमने यह सोचा नहीं होगा, जैसे कि प्रिंट माध्यम है, प्रिंट अखबार अर्थात छपा हुआ कोई भी मुद्रित माध्यम। तो इसके बारे में तो हम समझ सकते हैं कि इसका लेखन का तरीका किस तरह का हो सकता है, हम अनुमान लगा सकते हैं। पर टीवी, रेडियो और इंटरनेट के लेखन के तरीकों को भी हम यहाँ देखेंगे, वह किस तरह का है, क्योंकि हम इस विषय में नहीं जानते हैं और हम कभी सोचते भी नहीं हैं शायद कि इसका लेखन का तरीका कैसा होता होगा। और जहाँ तक इस्तेमाल करने की या इन माध्यमों को चुनने की बात होती है, वह हम अपनी रुचि, अपनी ज़रूरतों और अपने स्वभाव के अनुसार ही इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हमारी रुचि प्रिंट माध्यमों के लिए है, हमें अखबार पढ़ना अच्छा लगता है, तो हम उसे चुनते हैं। अगर हमें देखना पसंद है, टीवी देखना पसंद है, तो हम टीवी को चुनते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम काम के साथ साथ उसे इन ज़रूरतों को पूरा कर सके, जैसे कि हम न्यूज़ सुन सके, तो हम रेडियो माध्यम को चुनते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम फ़ोन में कोई काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम इन अखबारों के इन न्यूज़ के बारे में हम जान सके, तो हम इंटरनेट माध्यम को चुनते हैं। तो हम अपनी ज़रूरतों के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार इन माध्यमों का चुनाव करते हैं। और हर माध्यमों की अपनी अपनी खूबियाँ और खामियाँ हैं, पर हम किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं आंक सकते हैं। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। किसी को हम ज़्यादा पसंद करते हैं अपनी रुचि के अनुसार, ज़रूरतों के अनुसार, और किसी को हम कम पसंद करते हैं। पर सब में खूबियाँ और खामियाँ हैं और सब अपने आप में विशेषता रखते हैं। इस तरह से जैसे कि हम देखेंगे, टीवी में हम देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं, पर हम जब प्रिंट माध्यम को देखेंगे, अखबारों को लेंगे, तो हम वहाँ सिर्फ पढ़ सकते हैं। और उसी तरह से रेडियो में हम सिर्फ सुन सकते हैं, और इंटरनेट में हम वहाँ पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। इस तरह से हम सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेट में। तो सबकी अपनी अपनी खूबियाँ हैं। उसी तरह से खामियाँ भी होगी, तो उन खामियों को भी हम यहाँ जानेंगे। तो सबसे पहले तो प्रिंट माध्यम, प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम। तो इस मुद्रित माध्यम की शुरुआत जो हुई थी, वह आधुनिक युग से हुई थी, और तभी छपाई का आविष्कार शुरू हुआ था। हालांकि हम देखेंगे कि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई थी, लेकिन आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं, इसके आविष्कार का श्रेय हम जर्मनी के गुटेनबर्ग को देते हैं। छापाखाना यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी, और इससे बहुत सारे जो विश्व में जो चीज़ें चल रही थी, उनको इन्होंने प्रभावित किया। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला, और इसका मूल उद्देश्य था धर्म प्रचार करना, ईसाई धर्म को प्रचार करना। इसलिए यह खोला गया था ताकि इसके अंतर्गत ईसाई धर्म से जुड़ी हुई जो पुस्तकें हैं उनको छापा जा सके और लोगों तक पहुंचाया जा सके, और लोग इसे पढ़कर इस धर्म को अपना सके। यह उद्देश्य था। तब से अब तक मुद्रण की जो तकनीक है, उसमें काफ़ी बदलाव आया है, और इस माध्यम का विकास भी हुआ है। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तकें आदि आते हैं। दैनिक जीवन में इनका कितना महत्व है,
यह हम जानते हैं, क्योंकि शुरुआत हमारी अखबारों से शुरू होती है। यह कितने सालों पहले से शुरुआत चली आ रही है और यह आज भी प्रचलित है। मतलब आज भी हम देखेंगे कि पेपर पढ़ने वालों की तादाद जो है वह बहुत है। यह पुरानी तकनीक है, पुरानी तकनीक होने के बावजूद भी लोग इसकी तरफ रुचि रखते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ज़रूरतों के अनुसार रुचि लेते हैं। कुछ लोगों की यह ज़रूरत होगी शायद कि वह शुरुआत जो है, दिन की शुरुआत करते हुए इसे पढ़ना ज़रूरत समझे अपनी, इसीलिए वे इनका इस्तेमाल करते हैं, चाहे ये पुरानी तकनीक क्यों ना हो। तो इसकी कुछ खास बातें भी हैं। वे खास बातें क्या हैं कि ये मुद्रित होती है, लिखी हुई होती है, जिस कारण हम इसे धीरे धीरे आराम से भी पढ़ सकते हैं। यह टीवी की तरह जैसे कि चैनल चेंज, जैसे कि कोई न्यूज़ पढ़ा जा रहा है और वह एक समय तक ही पढ़ा जाएगा और उसके बाद दूसरा न्यूज़ वहाँ शुरू हो जाएगा। तो यह बातें यहाँ अखबार में हम देख नहीं सकते हैं। हमें यहाँ छूट है कि हम आराम से धीरे धीरे अखबार को पढ़ सकते हैं और चाहे तो उसे दोहरा भी सकते हैं। अगर हम अभी नहीं पढ़ना चाहते या अभी हम पढ़ चुके हैं तो हम दूसरी बार फिर से भी पढ़ सकते हैं, दूसरी बार भी दोहरा सकते हैं और इसके लिए हमें कोई समय का बंधन नहीं है। हम कभी भी दोबारा अखबार को पढ़ सकते हैं। उसके अलावा और खासियत यह है कि हम दोबारा जब पढ़ेंगे या फिर पहली बार भी हम अगर पढ़ रहे हैं अखबार को, तो हम किसी भी पृष्ठ से शुरुआत कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि टीवी की तरह कि हमें जो या रेडियो की तरह जो कार्यक्रम चल रहा है हमें उसे पहले देखना होगा, उसके बाद जो बाद वाला कार्यक्रम आएगा उसे हमें देखना होगा। यह बाध्यता नहीं है यहाँ पे। तो यह एक खासियत है। इसके अलावा जो खासियत यह है कि यह लिखित भाषा का विस्तार करती है, अर्थात लिखित भाषा को यहाँ पे और व्याकरण अनुसार प्रयोग में लाया जाता है। हम देखेंगे कि हम जब बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं भाषा को, तो वहाँ हम कई प्रकार की त्रुटियाँ भी कर देते हैं, लिंग परिवर्तित कर देते हैं और कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं। कई तरह की हम भूलें करते हैं, पर हम जब लिखते हैं तो उसको सुधार कर लिखते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब लिखें तो उसका हमेशा सुधार हो, वह शुद्ध रूप में प्रयोग में आए। तो लिखित मुद्रण से, प्रिंट माध्यम से इस लिखित भाषा के विकास में भी विस्तार आया है। तो यह उसकी खासियत है, विशेषता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि तीसरी विशेषता जो है वह यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। क्योंकि लिखित माध्यम हो, जैसे किताबें हो, किसी प्रकार की किताब हो, तो उसमें हम देखेंगे कि कोई भी विषय, गुण विषय जो जिसमें चिंतन मनन करना ज़रूरी है, उन विषयों को लिखा जाता है और उसे पाठक वर्ग पढ़ता है और अपने जो विचार है उसे प्रस्तुत कर सकता है। तो इससे चिंतन का विकास होता है, विचार हम जान पाते हैं, अपने विचार व्यक्त कर पाते हैं और जो बातें कही गई हैं उसका विश्लेषण भी कर पाते हैं। तो ये एक विशेषता है। लेकिन साथ ही साथ ये जो विशेषताएं मैंने बताई मुद्रण की, प्रिंट माध्यम की, तो इसके साथ साथ कुछ कमज़ोरियाँ भी है। जैसे कि पहली कमज़ोरी ये है कि यह लिखित है, लिखित भाषा में लिखा गया है, अर्थात इसे पढ़े लिखे लोग ही पढ़ पाएंगे, इसका लाभ उठा पाएंगे। इसे जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो निरक्षर है, वह इसका लाभ नहीं उठा पाएगा। तो यह एक कमज़ोरी है मुद्रण या प्रिंट माध्यम की। तो जबकि हम देखेंगे रेडियो टीवी कोई भी देख सकता है, सुन सकता है और उसको प्रयोग में ला सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, जबकि मुद्रण या प्रिंट माध्यम में यह नहीं किया जा सकता है। तो यह एक इसकी हानि है या फिर कह सकते हैं खामी है। इसके अलावा मुद्रण माध्यमों में लेखक को जगह का भी पूरा ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम देखेंगे अखबार में हर जगह जो न्यूज़ होती है, जो फिर विषय होता है, उसका एक स्थान होता है, उस जगह के अंतर्गत ही उसे लिखा जाना होता है और उससे बाहर नहीं लिख सकते हैं। तो यह एक बंधन जो हो जाता है, जैसे कि शब्द सीमा भी दी जाती है कि इतने शब्दों में ही इस विषय को लिखना है। तो यह भी एक हम देखेंगे खामी है इसके अंतर्गत। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि लेखक या पत्रकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख, जो लेख लिखा गया है, उसमें किसी प्रकार की गलतियां या अशुद्धियां ना हो, उसको दूर कर ही उसे छापा जाए। क्योंकि एक बार छप जाने के बाद फिर उसकी अशुद्धियां और गलतियां नहीं
दूर की जा सकती है, फिर उसे छापना पड़ेगा, तो इससे नुकसान होगा। तो ये ध्यान देने की बात वहाँ रह जाती है। तो ये सब बातें हैं जो कि मुद्रण या फिर प्रिंट माध्यमों की खामियां हैं। इसके साथ साथ मैंने इसकी खूबियां भी बताई। तो इस तरह से हमने प्रिंट माध्यम के मुद्रण माध्यम के खूबियों और खामियों को जाना। प्रिंट माध्यम के बाद हम देखेंगे रेडियो समाचार। तो रेडियो जो है वह एक श्रव्य माध्यम है, सुनने का माध्यम है। और जिस तरह से प्रिंट माध्यम के लिखने के तरीके, लेखन के तरीके जो थे वो अलग थे, उनमें कुछ खामियां थी और कुछ खूबियां भी थी। तो उसी तरह से रेडियो जो माध्यम है, इनकी भी कुछ खूबियां हैं और कुछ खामियां हैं। जिस तरह से पहली हम देखेंगे, यहाँ बात है जो कि जिस तरह से प्रिंट माध्यम या फिर अखबार में हम देखेंगे कि हम पहले ही कहा गया है कि हम कोई समाचार अगर पढ़ना चाहते हैं, कोई विषय को पढ़ना चाहते हैं, तो वो हम कभी भी किसी भी पेज से शुरू कर सकते हैं, या फिर अभी हम नहीं पढ़ना चाहते हैं तो हम बाद में भी उसे पढ़ सकते हैं। पर रेडियो में यह नहीं हो सकता है। रेडियो में एक कार्यक्रम जो चल रहा है उसके बाद ही हम दूसरा कार्यक्रम सुन सकते हैं, या फिर उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। तो ये उपलब्ध नहीं है। और एक बात हम देखेंगे कि प्रिंट माध्यम या अखबार में हम देखेंगे कि कोई अगर शब्द हमें कठिन शब्द दिख जाता है तो हम उसके बारे में उसका अर्थ जानने के लिए हम शब्दकोश को निकाल सकते हैं, शब्दकोश से उसके अर्थ को देख सकते हैं और उसके बाद फिर उसे पढ़ सकते हैं उसी समय। पर हम रेडियो में ऐसा नहीं कर सकते। अगर रेडियो में कुछ खबर या फिर कुछ विषय के बारे में बताया जा रहा है और उस विषय में कोई कठिन शब्द आ गया और हमें उस शब्द का अर्थ नहीं पता है, तो हम उस समय तुरंत जाकर शब्दकोश को खोल नहीं सकते हैं, और जब तक हम खोलकर उसका अर्थ देखेंगे तब तक वह कार्यक्रम आगे जा चुका होगा। तो यह एक इसमें खामी हम देखते हैं, नज़र आती है। उसी तरह से रेडियो और जो टीवी है, टेलीविज़न, वह एक रेखीय माध्यम है, अर्थात एक रेखा में चलती है। एक कार्यक्रम के बाद दूसरा कार्यक्रम होगा, एक विषय के बारे में बताने के बाद दूसरा विषय प्रारंभ होगा। जबकि अखबार या प्रिंट माध्यम ऐसा नहीं है। प्रिंट माध्यम एक रेखीय नहीं है। इसमें हम जब भी जहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, चाहे तो हम अभी इसे विराम देकर बाद में भी इसे पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो यह एक यहाँ छूट होती है। तो हम ये याद रखेंगे कि रेडियो और टीवी जो है वह एक रेखीय लीनियर माध्यम है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि रेडियो समाचार के संचालन में किस तरह की बातों का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सी बातें यहाँ पे देखी जा सकती है। तो रेडियो के लिए समाचार लेखन अखबारों से कई मामलों में थोड़ा भिन्न है। जैसे कि हम देखेंगे, रेडियो समाचार के संचालन अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। उल्टा पिरामिड शैली क्या है, ये हम देखते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में हम देखेंगे कि सबसे पहले विषय के बारे में बताया जाता है। मतलब विषय के बारे में जो है वह खुलकर पहले एक लाइन या फिर 2 लाइन में उसे पूरी तरह से बता दिया जाता है। उसके बाद उसके बारे में उस विषय के बारे में हम देखेंगे कि उसमें कहा जाता है और अंत में समापन या फिर उसको कंप्लीट किया जाता है। तो ये उल्टा पिरामिड शैली है। जिस तरह से हम देखेंगे टीवी में अगर कोई समाचार हम देख रहे हैं तो पहले किसी की अगर बाढ़ पीड़ित कोई क्षेत्र में बाढ़ आ गई है और बाढ़ के विषय में बताया जा रहा है, तो सबसे पहले क्या होगी, हेडलाइन। उस हेडलाइन के जरिए हम पूरे विषय के बारे में अनुमान लगा लेंगे। पर हेडलाइन पहला स्तर है। उसके बाद हम देखेंगे हेडलाइन के बाद पूरा जो विषय है वह बताते हैं रिपोर्टर्स, और उसके बाद उसका पूर्ण रूप से समापन करते हैं। तो ये इसे ही कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली। और यही शैली रेडियो समाचार संचालन में और टीवी समाचार संचालनों में प्रयोग में लाया जाता है। तो उल्टा पिरामिड क्या है, इसे हमने जाना कि पहले घटना को बता दिया जाता है, उसके बाद उसके बारे में विचार किया जाता है, विचार बताए जाते हैं, और उसके बाद समस्या दिखाई जाती है। तो यह एक स्तर है, 3 स्तरों में इसे दिखाया जाता है उल्टा पिरामिड शैली के माध्यम से। तो इसे हमने जान लिया। और रेडियो के लिए समाचार लेखन के बुनियादी बातें, क्या क्या बातें हैं जो ज़रूरी है रेडियो के समाचार लेखन के लिए। जैसे कि हम जानते हैं प्रिंट माध्यम से इसमें बहुत सारी
बाधाएं हैं, तो उन बाधाओं को देखते हुए बहुत सारी जो हमें ध्यान में कुछ रखने वाली बातें हैं जो कि रेडियो समाचार लेखन के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए। जो समाचार पढ़ रहा है रेडियो में, उसके लिए जो देखकर पढ़ रहा है उसमें साफ सुथरी होनी चाहिए लेखनी, और वह टाइप की होनी चाहिए। वह लेखनी हाथ से लिखी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाथ से हम जब लिखते हैं तो कुछ मात्राएं इधर उधर हो सकती है और कुछ गलतियां भी हो सकती है, पर अगर हम उसे टाइप करते हैं तो वह साफ़ सुथरी होगी, देखने में सुविधा होगी, और उसे जो रिपोर्टर है वो पढ़ भी पाएगा अच्छी तरह से। तो यह जो है एहतियात हमें बरतनी चाहिए। हाँ, जो हम देखेंगे रेडियो लेखन में जो ये एहतियात बरती जाती है। नहीं तो अगर रेडियो हम सुन रहे हैं, अगर सुनते सुनते अगर जो रेडियो के जो कार्यक्रम है उसमें कोई किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, या फिर जो रिपोर्टर पढ़ने वाले हैं उससे कुछ वह रुक जाते हैं, या फिर कुछ गलती हो जाती है, तो हम भी उससे जो ध्यान हम लेकर उसे सुन रहे थे वह ध्यान से हम भटक जाएंगे। तो इस कारण हमें ये सब सावधानी बरतनी चाहिए। उसके साथ साथ कुछ बातें और हैं जिसके बारे में ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि जो स्क्रिप्ट होती है उसकी जो लाइन होती है उसमें अधिक शब्द ना हो। वह लाइन जो है वह छोटे छोटे हों ताकि पढ़ने में सुविधा हो और किसी प्रकार की भूल नहीं हो। और जैसे कि एक लाइन को पूरी तरह से पूर्ण किया जाए, उसके बाद दूसरी लाइन में दूसरा वाक्य शुरू किया जाए, वरना पढ़ने वाला जो है वह उससे भूल हो सकती है। और इसी तरह से जो कठिन शब्द हैं उनके संक्षिप्त शब्दों को ही मतलब उनके जो साधारण शब्द हैं उसे ही लिखा जाए। यह नहीं कि संस्कृत के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसका प्रयोग कर दिया जाए और बोलते समय कुछ भूल हो जाए, या फिर जो सुन रहा है वह समझ ही ना पाए उसका अर्थ, तो इससे भी जो ध्यान है वह भटक सकता है। तो ये ध्यान में रखना है। और अंकों के लिखने में भी कुछ सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कि हम जब 1 से 10 तक के अंकों को लिखते हैं तो उसमें उसे हम शब्दों में लिखें, और जब 11 से 999 तक के अंकों को हम लिखेंगे तो उसे अंकों में लिखेंगे ताकि पढ़ने वाला उसे अच्छी तरह से पढ़ सके। और उससे बड़े अंकों को जब हम लिखेंगे तो उसे हम फिर से शब्दों में लिखेंगे ताकि पढ़ने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसी तरह से प्रतिशत और रुपया जब हम लिखेंगे तो उसके लिए हम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रतिशत का जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रतिशत शब्दों में ही लिखा जाएगा ताकि जो पढ़ रहे हैं उसे किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसी तरह से जब कोई बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़े आंकड़े की कोई संख्या है, तो उसके लिए लगभग का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि 28 लाख रुपए लगभग कह सकते हैं, क्योंकि 28 लाख के अलावा उसके पीछे अगर कुछ और भी संख्या है तो उतनी संख्या पढ़ने में समय लग सकता है, और इससे जो समझने वाला है, जो श्रोता है, उसका ध्यान भटक सकता है। इसीलिए पर इसकी अपवाद भी है कि जब हम खेल के समाचार बता रहे हों तो हम उसमें लगभग नहीं बता सकते। अगर किसी खिलाड़ी ने 94 रन बनाए हैं तो हम लगभग 94 नहीं कह सकते हैं, उस समय हमें 94 ही कहना है। तो इसीलिए ये सब सावधानी बरतनी है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि जैसे कि पहले ही कहा जा चुका है कि जो प्रिंट माध्यम है या फिर जो रेडियो माध्यम है उनमें बहुत सारे अंतर हैं। तो उन अंतरों के अनुसार रेडियो लेखन में कुछ और भी सावधानी बरतनी चाहिए। वे है डेडलाइन, संदर्भ, अर्थात जब जो समाचार जिस दिन का है उस दिन के समाचार को उस समाचार के साथ ही बता दिया जाए, जैसे कि आज सुबह की घटना, या फिर आज दोपहर की घटना, आज शाम की घटना, इस तरह से बताकर उस समाचार को पढ़ा जाए ताकि जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, उसे किसी प्रकार की समस्या ना हो। और एक बात है कि संक्षिप्ताक्षर, अर्थात जो संक्षिप्त अक्षर होते हैं, जैसे कि डॉक्टर के लिए
डॉक्टर का पूरा प्रयोग नहीं किया करते हैं लिखते समय, पर हम जब उसे पढ़ते हैं तो हम उसे डॉक्टर ही पढ़ते हैं। तो उसी तरह से लिखा भी डॉक्टर ही जाए, क्योंकि रेडियो में जो समाचार या फिर जो कार्यक्रम बोल रहा है उससे कोई त्रुटि ना हो। तो ये सब जो सावधानियां हैं, ये सब सावधानियां रेडियो माध्यमों के लेखन में बरती जाती है, ताकि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, किसी प्रकार की भूल या गलती ना हो। तो इस तरह से हमने देख लिया कि प्रिंट माध्यम के लेखन में क्या क्या सावधानी, क्या क्या खूबियाँ, क्या क्या खामियाँ हैं, और उसी तरह से रेडियो माध्यम के लेखन में क्या क्या खामियाँ, क्या क्या खूबियाँ और क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो इसके आगे हम देखेंगे टेलीविज़न माध्यम। रेडियो माध्यम के बाद हम देखेंगे टेलीविज़न माध्यम का लेखन कैसा होता है। तो टेलीविज़न माध्यम जो है वह दृश्य और श्रव्य माध्यम है, अर्थात इसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए इसका लेखन किया जाता है, ताकि जो रिपोर्टर है या फिर जो समाचार बोल रहा है, वह जो बोल रहा है और जो दृश्य दिखाया जा रहा है वो मेल खाए। और जब हम उसे देखें टेलीविज़न में, उस खबर या फिर कोई भी कार्यक्रम देखें, तो हम उनसे जुड़ पाए अच्छी तरह से। अगर बोला कुछ और जाएगा और दिखाया कुछ और जाएगा तो हम उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो इन बातों का ध्यान टेलीविज़न लेखन के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ही इसे ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम अगर कोई न्यूज़ चैनल लगाते हैं और न्यूज़ कोई रिपोर्टर बोल रहा होता है, तो उस समय वह जो बोल रहा होता है, तो साथ ही दो तरह से न्यूज़ बोले जाते हैं। एक, जब हम देखेंगे कि एंकर बैठकर सिर्फ समाचारों के बारे में कहता जाता है, उस विषय में वह बात करता है, पर एक होता है जो कि वह बोलता है और उसके साथ साथ छवि भी दिखाई जाती है, चित्र भी दिखाया जाता है, उसे पुष्ट करने के लिए, उसे और प्रभावी बनाने के लिए। तो ये दो तरीके हैं। तो इस दो तरीके के अनुसार लेखन में भी जो है बहुत सारी सावधानी बरतनी होती है। और साथ ही साथ लिखने का जो तरीका है वह थोड़ा इसमें और उसे प्रभावी बनाने के लिए, जैसे कि कुछ चित्र दिखाए जा रहे हैं, जो अगर कोई घटना हो गई है, अगर कहीं आग लग गई है तो आग लगने की घटना दिखाई जा रही है पिक्चर में, और वही चीज़ अगर एंकर दोहरा रहा है तो यह कोई ख़ास बात नहीं होगी और इससे कोई प्रभाव नहीं आएगा। जबकि उसे इस तरह से मनोरम बनाकर दिखाया जाए ताकि लोग उसे अच्छी तरह से और समझ पाए। जैसे कि कोई एक घटना है जिसे इस तरह से कहा जाता है, दिल्ली के लापता नगर के एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 लोग घायल हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। ये कहानी का, पूरी घटना का ब्यौरा कहा गया। अब इसी घटना को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि आग की ये लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे देखी गई, फिर तेजी से फैल गई। तो ये दो तरह से कहा गया है, एक ही खबर को दो तरह से कहा जा सकता है, और कौन ज़्यादा प्रभावी होता है इस पे निर्भर करता है कि किस तरह से लेखन किया गया था। तो ये बातें ज़रूरी हैं। इस तरह से जो टेलीविज़न के लिए लेखन कई तरह से होते हैं और इनमें बदलाव भी होते रहते हैं, क्योंकि टेलीविज़न एक सशक्त माध्यम है आज के समय में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखना पसंद करते हैं। क्योंकि जैसे कि पहले ही कहा गया था, प्रिंट माध्यम जो है वह सिर्फ साक्षर, जो पढ़े लिखे हैं वे लोग ही इसे प्रयोग में लाते हैं, जबकि टीवी जो है वह कोई भी देख सकता है और उसे समझ सकता है और ग्रहण कर सकता है। तो इसीलिए इनके देखने के लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो इस तरह से इनके लेखन में भी बदलाव आता रहता है। और इस तरह से टीवी खबरों के विभिन्न चरण हैं, जिस तरह से अलग अलग चरणों में टीवी के खबरों को दिखाया जाता है। तो इन्हें कई चरणों में बांटा गया है। उन चरणों को हम देखेंगे। जिस तरह से हम देखेंगे प्रिंट और रेडियो जो माध्यम है, उनमें भी एक चरण के माध्यम से ही खबरें जो है वह प्रसारित होती है। उसी तरह से टेलीविज़न में भी चरणों के माध्यम से ही खबरें प्रसारित होती है। अलग अलग चरण हैं। जैसे पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। हम देखेंगे कि कभी कभी हम न्यूज़ देख रहे होते हैं और नीचे से कोई न्यूज़ निकलती है, वह ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। तो ये जो मुख्य समाचार है उसके नीचे हेडलाइन के रूप में जाते हैं, या फिर इसे ब्रेकिंग न्यूज़ कहा जाता है। इसी की तरह और एक चरण है जिसे ड्राई एंकर कहते हैं। इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है।
कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ, तो इसे हम कहेंगे ड्राई एंकर। उसके बाद आते हैं फ़ोन इन। इसमें एंकर जो है वह रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है, इसे कहते हैं फ़ोन इन। इसके बाद अगला चरण है एंकर विजुअल। जब घटना के दृश्य या विजुअल चित्र जो है वह मिल जाते हैं और उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है और हमें बताता है, तो ये होता है एंकर विजुअल। इसके बाद है एंकर बाइट। बाइट का अर्थ है कथन, कथन। तो टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व है और टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी भी घटना का सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों, मतलब जो वहाँ थे या फिर जो संबंधित व्यक्ति हैं, उनके कथन लिखे जाते हैं, उन्हें दिखाए जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं बाइट। मतलब उस घटना को और भी पुष्ट किया जाता है और भी प्रमाणित किया जाता है, उसे कहते हैं एंकर बाइट। लाइव यानी किसी खबर या घटना स्थल से सीधा प्रसारण। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई घटना घटती है और उस घटना का सीधा प्रसारण जो होता है वो टीवी में दिखाया जाता है, तो इसे कहते हैं लाइव। और एक जो इसके लिए मौके पर मौजूद एक रिपोर्टर होता है और कैमरामैन होता है और घटनास्थल से सीधे जो समाचार का प्रसारण जो होता है वह किया जाता है टेलीविज़न के माध्यम से। एंकर, इसके बाद आता है एंकर पैकेज। एंकर पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, उससे जुड़े लोगों की बाइट, मतलब जितना अभी तक हमने चरण देखा उन सभी चरणों का यहाँ पे एक संपूर्णता में प्रयोग किया जाता है, इसे कहते हैं एंकर पैकेज। तो इस तरह से टेलीविज़न लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इन रूपों को ही ध्यान में रखकर लिखा जाता है टेलीविज़न के जो समाचार हो, खबरें हो, उन्हें। तो और अक्सर हम देखेंगे कि खबर लिखने का एक प्रचलित शैली दिखाई पड़ती है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि खबर, हम जैसे उदाहरण दे दिया गया था, आग लगने की घटना को दो तरह से कहा गया था, तो उसी तरह से हर घटना को अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है, पर निर्भर ये करता है कि सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन सा तरीका होगा, तो उस तरह से लेखन किया जाता है अखबारों का। आगे है कि टीवी सिर्फ दृश्य या शब्द नहीं है, बल्कि उसमें और एक चीज़ जो है वो प्रमुख है, वह है ध्वनियाँ। हम देखेंगे कि कभी कभी कोई घटना, किसी खबर के बारे में हम सुनते हैं, जैसे कि कहीं कोई आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन की खबर हम टीवी में देखते हैं, तो उस आंदोलन के दृश्य दिखाए जाते हैं और साथ ही साथ एक, मतलब उस आंदोलन की ध्वनि ना हो, पर पीछे से कोई ध्वनि सुनाई देती है, वह उस दृश्य को और भी सजीव बनाने के लिए, जीवंत बनाने के लिए यह तरीका प्रयोग में लाया जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि टीवी सिर्फ दृश्य और शब्द ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ ध्वनि भी है, ध्वनि भी कार्य कर रही है। और जब हम देखेंगे कि खेल के बारे में कोई खबर दिखाते हैं, तो खेल के जो मनोरंजक के लिए जो ध्वनियाँ उपयोग की जाती है, उन ध्वनियों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह से यहाँ बताया गया है कि टेलीविज़न में ध्वनियों का भी महत्व है। ध्वनियाँ भी जो खबर है उन्हें और भी जीवंत और भी सजीव बनाती हैं। तो इस तरह से हमने देखा टेलीविज़न का प्रसारण और उनके लेखन का तरीका, किस तरह से टेलीविज़न के लिए लेखन होता है, और यह लेखन जो है वो बदलता रहता है, क्योंकि नई नई पद्धतियाँ आ रही है, नए विकास हो रहे हैं, और इस कारण हम जो दर्शक हैं उन लोगों को और अधिक आकर्षित करने के लिए नए नए लेखनों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से इनमें बदलाव भी होता जाता है। तो इसके आगे हम देखेंगे रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा और शैली। अब हम देखेंगे रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा और शैली। किसी भी तरह के लेखन, जैसे कि हम लोग लेखन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लेखन का कोई फॉर्मूला नहीं है कि इसी तरह से हमें प्रिंट माध्यम, रेडियो, टेलीविज़न को लिखना है, बल्कि इसका जो तरीका है यह बदलता रहता है, पहले ही कहा गया है, और यह भाषा पे आधारित है, तो भाषा के प्रयोग पर ही निर्भर करता है
कि किस तरह से इसका लेखन हो सकता है। और इसी तरह से जो रेडियो और टीवी आम आदमी के माध्यम है, और भारत जैसे विकासशील देश में इसके श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे लोगों से निरक्षर तक तथा मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक सभी हैं, जैसे कि कहा गया है। क्योंकि टीवी जो है वह उसमें पढ़े लिखे और जो अनपढ़ है वो दोनों ही इन्हें प्रयोग में लाते हैं। तो जाहिर है कि लोग तक पहुंचने का माध्यम भाषा है, तो भाषा ऐसी होनी चाहिए जो कि सरल हो, सभी को समझ में आए। पर इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ही हम निम्न स्तर में भाषा को ले जाएं, बल्कि भाषा की एक मर्यादा है, उसे बनाए रखना है और साथ ही साथ उसे सरल, स्पष्ट और सबको समझने लायक भी रखना है। और जिस कारण हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो कि ये है कि वाक्य जो है वो छोटे हो, सीधे हो और स्पष्ट हो, जिससे कि सबको समझ में आए। जब एंकर उसे पढ़े तो लोग उसे अच्छे से समझ पाएँ। और कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें। ऐसा नहीं है कि हमें अपना पांडित्य और खुद को बहुत संस्कृतनिष्ठ दिखाने के लिए हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दें जो कि आम लोगों को समझ ही ना आए जिसका अर्थ। तो यह नहीं करना चाहिए। यह अगर करेंगे तो सभी लोगों तक यह पहुंच नहीं पाएगी पूरी तरह से। तो हम देखेंगे ये बातें ज़रूरी है। साथ ही साथ कुछ जो कि रेडियो और टीवी में बहुत अंतर है। तो रेडियो या फिर प्रिंट माध्यम में जब हम देखेंगे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है और टीवी में उन सब शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि निम्नलिखित, उपरोक्त, क्रमांक, ये सब शब्द जो है वह प्रिंट माध्यम इनके लिए उपयोगी है, टेलीविज़न या फिर टीवी के लिए नहीं। क्योंकि टीवी में हम लिखा हुआ नहीं दिखाते हैं, बल्कि जो एंकर होता है वह बोल रहा होता है। तो यहाँ पे निम्नलिखित शब्द अगर प्रयोग में लाएंगे तो ये गलत होगा। तो इसी तरह से कई और भी शब्द हैं जो कि प्रयोग में नहीं लाए जा सकते हैं। जैसे कि एक और उदाहरण है द्वारा। द्वारा शब्द, जैसे कि अगर एक वाक्य है, पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, और इसे ही कहा जाए कि पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया, तो ज़्यादा स्पष्ट हमें दूसरा वाक्य नज़र आता है। तो द्वारा प्रयोग हमेशा न किया जाए टेलीविज़न के लेखन में। इसी तरह से और भी शब्द हैं, जैसे तथा, एवं, अथवा, व, किंतु, परंतु, यथा। ऐसे शब्द जो है वह प्रयोग में नहीं लाने चाहिए टेलीविज़न लेखन में, बल्कि उनके स्थान पर हम और, या, लेकिन, जैसे आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगी, भाषा जो होगी वह साफ सुथरी और सरल बनी रहेगी। और साथ ही साथ जो गैर ज़रूरत विशेषण शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, उन सब के प्रयोग से बचना चाहिए। और मुहावरों का प्रयोग जो है वह इस्तेमाल के अनुसार करना चाहिए। यह नहीं कि पूरी तरह से भाषा को मुहावरे से ही बोझिल कर दिया जाए। तो इस तरह से भाषा जो होगी वह स्वाभाविक प्रवाह से बाधित हो जाएगी। और भाषा को साफ रखने के कुछ और नुस्खे हैं जो कि इस प्रकार हैं। एक तो वाक्य छोटे हों और वाक्य में कहते वक्त धीरज हो, तारतम्यता बनी रहे, एक जो लय है वह बना रहे, वह छूटे ना। इस तरह से और भी जैसे शब्द हैं, जैसे कि क्रय विक्रय की जगह खरीद बिक्री, स्थानांतरण की जगह तबादला, पंक्ति की जगह कतार आदि का प्रयोग जब हम टेलीविज़न में लेखन करते हैं तो उस समय हमें प्रयोग में लाना चाहिए, तब ताकि जो दर्शक है उसमें वह भ्रामक ना हो। इसी तरह से ये सब बातें ध्यान में रखनी ज़रूरी है जो कि रेडियो और टेलीविज़न के भाषा और शैली में अंतर लाती है। अब हम देखेंगे इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में, जिसे हम ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता भी कहते हैं। आप इसे चाहे जो कहें, नई पीढ़ी के लिए अब यह एक आदत सी बनती जा रही है। हम देखेंगे नई पीढ़ी जो है यह इंटरनेट से इस तरह से जुड़ गई है कि यह अपने आप को अलग नहीं कर पा रही है, चाहे वह मनोरंजन के लिए प्रयोग में लाए या खबरों को, सूचनाओं को जानकारी लेने के लिए प्रयोग में लाए या फिर किसी और चीज़ के लिए। तो वे कहीं ना कहीं इनसे पूरी तरह से जुड़ गए हैं और दिन में चाहे 2-2 घंटे में हो खुद को अपडेट करते रहते हैं और इनसे जुड़े रहते हैं। तो ये जो इंटरनेट माध्यम है इसके माध्यम से हमें बहुत सारे लाभ हो रहे हैं, पर साथ ही साथ कुछ हानियाँ भी है
जिसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो भारत में कंप्यूटर साक्षरता की दर हम देखेंगे बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों की संख्या भी हम देखेंगे लगातार उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। और इसकी वजह से इंटरनेट पर जो अब एक ही झटके में कोई कुछ भी हम जानकारी ले सकते हैं, तो इस कारण हम इतनी सुविधा को अर्जित करने के लिए सभी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और दुनिया भर की चर्चा हो, किसी भी विषय के बारे में जानकारी हो, अखबारों को हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। आज की ही नहीं बल्कि हम कई साल पहले की जानकारी भी आराम से एक ही झटके में ऐसे हम प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हम इसमें खोज सकते हैं। तो बहुत सारे इसके लाभ हैं जिन्हें हम जानते हैं, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिसे नई पीढ़ी, जो आज की पीढ़ी है, वह इसे बहुत अच्छी तरीके से जानती है। तो इसके माध्यम से हम देखेंगे सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत या फिर सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान भी करते हैं। तो इस तरह से इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, इसे एक औजार कहा गया है इसीलिए क्योंकि इसके माध्यम से सब कुछ हो रहा है। चाहे हमें बात करनी हो, एक दूसरे से संपर्क करना हो, या फिर कुछ मनोरंजन के कार्य करने हैं, या फिर कुछ सूचनाएं ग्रहण करनी है, तो ये एक माध्यम है। इसके माध्यम से हम करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम करते हैं। तो ये इसे हम दो रूपों में देख सकते हैं। पहला तो इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसके तौर पर जिसे औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। जैसे कि रिपोर्टर्स होते हैं, वे भी अपनी जो खबर है उसे एक जगह से दूसरी जगह ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए। तो ये एक सुविधा हम देखते हैं कि मिलती है। इसके अलावा रिसर्च या शोध का काम वह तो इंटरनेट के माध्यम से बड़ी आसानी से किया जा रहा है। तो इस तरह से यह एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह से हम देखेंगे कि अगर हमें कोई फाइल ढूंढनी है, या फिर कोई भी विश्वव्यापी माहौल में कोई भी किसी भी बारे में हमें जानकारी लेनी है, तो हम इंटरनेट के माध्यम से ले सकते हैं। और इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? एक माध्यम के तौर पर हम देखेंगे कि इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके फ़ायदे से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो इंटरनेट पर खबरों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा, परिचर्चाओं, बहस हो, फीचर, झलकियाँ, डायरियों की जानकारी हम ले पाते हैं और उसे प्रयोग में ला पाते हैं, तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। और आज हम देखेंगे कि तमाम प्रमुख जो अखबार पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। हम देखेंगे अगर हमारे घर पे कोई अखबार आता है तो उसका ई पत्र भी हमें इंटरनेट में मौजूद मिलता है। वहाँ से भी हम डायरेक्ट उसे पढ़ सकते हैं, उसका उपयोग ले सकते हैं। और कुछ ऐसे अखबार हैं जो कि हम देखेंगे ई पत्र के माध्यम से हमें उपलब्ध होते हैं इंटरनेट में। तो इस तरह से हम जो नई पीढ़ी है वो इतने आदी हो गए हैं कि हमें लगता है कि पेपर में जो लिखे हुए अक्षर हैं उन्हें पढ़ने से अच्छा है हम अपने हाथ में रखे हुए मोबाइल में कभी भी इंटरनेट प्रयोग में लाकर कभी भी उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो यह हमें सरल भी लगता है यह माध्यम, इसीलिए इसका प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो यह थी इंटरनेट पत्रकारिता। इसके आगे भी कुछ बातें हैं जो कि इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास। इसमें इतिहास बताया गया है कि किस तरह से इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत हुई। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का क्या स्थान है, और हिंदी नेट संसार अर्थात हिंदी की बात करें तो हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई है। किस तरह से उसका दौर शुरू हुआ है ये जानकारी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमने देखा विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन में 4 माध्यमों के बारे में पढ़ा: प्रिंट माध्यम, रेडियो माध्यम, टेलीविज़न माध्यम और इंटरनेट माध्यम। इंटरनेट माध्यम के बाद भी कुछ
अन्य जानकारियां हैं जो कि इंटरनेट से जुड़ी हुई है, और उन्हें मैं संक्षिप्त में ही बता रही हूँ। जैसे कि इंटरनेट के बारे में हमने पढ़ लिया, और इंटरनेट पत्रकारिता क्या है ये भी जान लिया, और इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास अर्थात किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और इसका दौर किस तरह से अभी चल रहा है ये बताया गया है। और भारत में इंटरनेट का पत्रकारिता का कौन सा दौर है ये बताया जा रहा है, और साथ ही साथ उसका लाभ किस तरह से हम उठा रहे हैं ये बताया गया है। और इसके बाद है अंत में हिंदी नेट संसार, अर्थात नेट का जो यह इंटरनेट का जो यह संसार है, इसमें हिंदी पत्रकारिताओं का स्थान किस तरह से आया और कौन कौन से पत्रिकाएं हैं जिसके माध्यम से हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई, और कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता किस तरह से शुरू हुई, और इसमें क्या क्या समस्याएं थी। जैसे कि कीबोर्ड की समस्या थी, हिंदी कीबोर्ड पहले उपलब्ध नहीं थे, उसके बाद यह शुरुआत हुई, और साथ ही साथ कुछ समस्याएं और भी आई हिंदी कीबोर्ड के साथ कि उसमें मानक जो हिंदी है उसका प्रयोग किस तरह से किया जाए और किस तरह से उसका लाभ उठाया जाए, इस पर बात की गई है। तो इसे मैं संक्षिप्त रूप से ही बता रही हूँ इन तीनों विषयों को, और इन तीनों विषयों को आप लोगों को और अच्छे डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि आप लोग इंटरनेट से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और आप लोगों को इसकी ज़्यादा समझ है। तो आप इसे पढ़कर कितना अधिक समझ सकते हैं ये मैं देखना चाहूँगी, और इसे पढ़कर आपको एक निबंध लिखकर मुझे अपनी कॉपी में ही इसे लिखना है, और जब मैं कॉपी चेक करूँगी तो ये निबंध भी चेक करूँगी, जिसका विषय है इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता और हिंदी का नेट संसार। इन विषयों को जोड़ते हुए आपको एक निबंध लिखना है, और इसे कॉपी में ही लिखना है, आपकी हिंदी कॉपी में ही लिखेंगे आप। और इसे मैं जब कॉपी चेक करूँगी तो साथ में इस निबंध को भी चेक करूँगी, और इसके लिए अलग से मैं जो एक्सटर्नल मार्क्स है उसमें मैं ऐड करूँगी। धन्यवाद।